अध्याय 15। ड्रैगन खतरे को नकारता है। हालांकि इस बार ट्यूब के जरिए यात्रा पहले से ज्यादा लंबी थी, लेकिन यह इतनी ज्यादा आरामदायक थी कि हमारे किसी भी दोस्त को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वे ज्यादातर समय एक साथ बातें करते थे और चूंकि उन्होंने पाया कि ड्रैगन अच्छा स्वभाव वाला है और उसे अपनी आवाज पसंद है, इसलिए वे जल्द ही उससे अच्छी तरह परिचित हो गए और उसे अपना साथी मान लिया। देखो, शैगी ने स्पष्ट रूप से कहा, क्वॉक्स हमारी तरफ है और इसलिए ड्रैगन एक अच्छा साथी है। अगर वह दोस्त के बजाय दुश्मन होता तो मुझे यकीन है कि मुझे उससे बहुत नफरत होगी, क्योंकि उसकी सांसों से गंधक की गंध आती है। वह बहुत घमंडी है और वह इतना मजबूत और भयंकर है कि वह एक खतरनाक दुश्मन साबित होगा। हाँ, वास्तव में, क्वॉक्स ने जवाब दिया, जिसने इस भाषण को खुशी के साथ सुना था। मुझे लगता है कि मैं किसी भी जीवित चीज की तरह भयानक हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझे घमंडी पाया, क्योंकि इससे साबित होता है कि मैं अपने अच्छे गुणों को जानता हूँ। जहाँ तक मेरी सांसों से गंधक की गंध आने की बात है, तो मैं वास्तव में इसे रोक नहीं सकता, और मैं एक बार एक ऐसे आदमी से मिला था जिसकी सांसों से प्याज की गंध आती थी, जिसे मैं कहीं ज्यादा बुरा मानता हूँ। नहीं, बेत्सी ने कहा, मुझे प्याज बहुत पसंद है और मुझे गंधक बहुत प्रिय है। ड्रैगन ने कहा, इसलिए हमें एक दूसरे की विशेषताओं पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस ली और अपने मुंह से 50 फीट दूर आग की लपटें छोड़ीं। गंधक की वजह से बेत्सी को खांसी आ गई, लेकिन उसे प्याज की याद आ गई और वह कुछ नहीं बोली। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूर निकल आए हैं, न ही उन्हें ये पता था कि यात्रा कब समाप्त होगी। एक बार छोटी लड़की ने टिप्पणी की, मुझे आश्चर्य है कि हम इस गड्ढे की तलहटी तक कब पहुंचेंगे। और क्या यह अजीब बात नहीं है, शैगी मैन, कि जो चीज़ अब हमारे लिए तलहटी है, वो उस समय शिखर थी जब हम दूसरी ओर गिरे थे। फाइल्स ने कहा, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि हम दोनों ही तरह से गिर सकते हैं। टिकटॉक ने घोषणा की, ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया गोल है। बिल्कुल, शैगी ने जवाब दिया। आपके दिमाग में मशीनरी ठीक से काम कर रही है, टिकटॉक। तुम्हें पता है, बेत्सी, गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण जैसी कोई चीज होती है, जो हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि हम बिस्तर से गिर जाते हैं, और यही कारण है कि हर चीज पृथ्वी की सतह से चिपकी रहती है। तो फिर सब कुछ पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जाता? छोटी लड़की ने पूछा। मुझे डर था कि तुम मुझसे ये पूछोगे, शैगी ने उदास स्वर में उत्तर दिया। मेरे प्यारे, इसका कारण यह है कि पृथ्वी इतनी ठोस है कि अन्य ठोस चीजें इससे होकर नहीं गुजर सकती। लेकिन जब कोई छेद होता है, जैसा कि इस मामले में है, तो हम सीधे दुनिया के केंद्र में गिर जाते हैं। हम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? बेत्सी ने पूछा। क्योंकि हम इतनी तेजी से चलते हैं कि हम इतनी गति प्राप्त कर लेते हैं कि वो हमें दूसरे छोर तक ले जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, और इसे समझने की कोशिश करने से मेरा सिर दुखने लगता है, उसने कुछ सोचने के बाद कहा। एक चीज हमें केंद्र की ओर खींचती है और दूसरी चीज हमें उससे दूर धकेलती है। लेकिन कृपया मुझसे यह मत पूछिए कि क्यों, शैगी मैन ने बीच में टोकते हुए कहा। अगर आप इसे नहीं समझ सकते तो इसे यहीं छोड़ दीजिए। क्या तुम इसे समझते हो? उसने पूछा। सारा जादू परिलोक में नहीं है, उन्होंने गंभीरता से कहा। प्रकृति में बहुत सारा जादू है, और आप इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देख सकते हैं, जहां आप और मैं कभी रहते थे, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। मैंने कभी नहीं किया, उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम इन सब की इतनी आदी हो चुकी थी कि तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि यह जादू है। क्या फूल को उगते और खिलते हुए देखना या हवा में बिजली से रोशनी पाना इससे ज्यादा अद्भुत कुछ हो सकता है? हमारे लिए दूध बनाने वाली गायों के पास भी टिकटॉक के तांबे के शरीर जैसी ही अद्भुत मशीनरी होनी चाहिए, और शायद तुमने इस बात पर गौर किया हो कि। और फिर, शैगी के बोलने से पहले ही, दिन की तेज रोशनी अचानक उन पर पड़ी, और तेज हो गई, और उन्हें पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। ड्रैगन के पंजे अब धातु की नली को नहीं रगड़ रहे थे,
क्योंकि वो खुली हवा में 100 फीट या उससे ज्यादा ऊपर उछल गया और तिरछे छेद से इतनी दूर निकल गया कि जब वो उतरा तो वह एक पहाड़ की चोटी पर था और नोम किंग की कई भूमिगत गुफाओं के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर था। जब क्वोक्स जमीन पर गिरा तो कुछ अधिकारी अपनी सीटों से गिर पड़े, लेकिन ड्रैगन के ज्यादातर यात्रियों को सिर्फ हल्का झटका लगा। सभी लोग फिर से ठोस जमीन पर होने से खुश थे और वे तुरंत उतर गए और अपने आसपास देखने लगे। अजीब बात यह है कि जैसे ही वे ड्रैगन से बाहर निकले, राक्षस की पीठ पर बंदी सीटें गायब हो गईं, और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उनका अब कोई इस्तेमाल नहीं था और क्योंकि क्वोक्स सिर्फ अपने चांदी के तराजू में कहीं ज्यादा गरिमा में लग रहा था। बेशक उसने अभी भी अपने गले में 40 गज का रिबन और बड़ा लॉकेट पहना हुआ था, लेकिन इनसे वह सिर्फ सजे धजे लग रहा था, जैसा कि बेत्सी ने टिप्पणी की। अब नोम्स की सेना ट्यूब के मुहाने के चारों ओर घनी तरह से इकट्ठा हो गई थी, ताकि जैसे ही आक्रमणकारी बाहर निकलेंगे उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहें। वास्तव में सैकड़ों नोम्स इकट्ठे हुए थे और उनका नेतृत्व उनके सबसे प्रसिद्ध जनरल गुफ ने किया था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा और वह ट्यूब से इतनी अचानक बाहर निकल आया कि वे आश्चर्यचकित रह गए। जब नोम्स ने अपनी आंखों से आश्चर्य मिटाया और अपने होश में आए, तो उन्होंने पाया कि ड्रैगन चुपचाप उनके सिर से बहुत ऊपर पहाड़ की ढलान पर बैठा था, जबकि अन्य अजनबी एक समूह में खड़े थे और शांति से उन्हें देख रहे थे। जनरल गुफ इस पलायन से बहुत क्रोधित थे, क्योंकि इसमें किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी गलती थी। यहाँ आओ और पकड़े जाओ, उसने उन पर तलवार लहराते हुए चिल्लाया। यहाँ आओ और हमें पकड़ लो अगर तुम्हारी हिम्मत है, रानी एन ने उत्तर दिया, जो अपने निजी सैनिक की घड़ी की कलियां बंद कर रही थी ताकि वह अधिक तेजी से लड़ सके। गुफ का पहला जवाब विद्रोह पर क्रोध से भरी दहाड़ थी। फिर उसने मुड़कर अपने नोम को आदेश दिया। वे सभी तीखे भालों से लैस थे और एकमत होकर उन्होंने भालों को उठाया और उन्हें सीधे अपने दुश्मनों पर फेंक दिया, जिससे वे हवा में उड़ते हुए हथियारों के एक परिपूर्ण बादल में उड़ गए। कुछ नुकसान हो सकता था अगर ड्रैगन जल्दी से दूसरों के सामने रेंग कर न आता। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने हैंक सहित सभी को ढाल दिया। भाले क्वॉक्स के चांदी के तराजू से टकराए और फिर बिना किसी नुकसान के जमीन पर गिर गए। बेशक वे जादुई भाले थे और सभी सीधे उन लोगों के हाथों में वापस आ गए जिन्होंने उन्हें फेंका था, लेकिन गुफ भी देख सकता था कि हमला दोहराना बेकार था। अब आक्रमण करने की बारी रानी एन की थी, इसलिए जनरलों ने चिल्ला कर कहा, आगे बढ़ो। और कर्नलों, मेजरों और कैप्टनों ने आदेश दोहराया और उगाबू की बहादुर सेना, जो मुख्य रूप से टिकटॉक से बनी हुई लग रही थी, एकल स्तंभ में नोम्स की ओर आगे बढ़ी, जबकि बेत्सी और पॉलीक्रोम ने जयकार की और हैंक ने ऊंची आवाज में ई हो कहा और शैगी ने चिल्लाकर कहा, हुर्रे। और रानी एन चिल्लाई, उन पर, टिकटॉक उन पर। नोम्स ने क्लॉकवर्क मैन के हमले का इंतजार नहीं किया, बल्कि पलक झपकते ही भूमिगत गुफाओं में गायब हो गए। उन्होंने इतनी जल्दबाजी करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि टिकटॉक ने 1 दर्जन कदम भी नहीं उठाए थे कि उसका तांबे का पैर एक चट्टान से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, जहां वह चिल्लाया, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, जब तक शैगी और फाइल्स आगे दौड़े और उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। ड्रैगन ने अपने पिछले पंजे से अपना बायां कान खरोंचते हुए धीरे से खुद पर ही हंसी उड़ाई, लेकिन उस समय कोई भी क्वॉक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। एन और उसके अधिकारियों को ये स्पष्ट था कि जब तक दुश्मन मौजूद न हो, तब तक कोई लड़ाई नहीं हो सकती और दुश्मन को खोजने के लिए उन्हें साहपूर्वक भूमिगत साम्राज्य में प्रवेश करना होगा। इतना साहसिक कदम उठाने के लिए युद्ध परिषद की आवश्यकता थी। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे रुगगेडो के पास जाना चाहिए और जिन जिन के आदेशों का पालन करना चाहिए? क्वॉक्स ने पूछा। बिल्कुल नहीं, रानी एन ने कहा, हमने पहले ही नोम्स की सेना को भगा दिया है और अब बस इतना ही बाकी है कि हम उन गुफाओं में घुसकर नोम राजा और उसके सभी लोगों को हरा दें। मुझे तो ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है, ड्रैगन ने नींद में आंखें बंद करते हुए कहा। लेकिन अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी वजह से जल्दी मत करो। जो हजारों साल जीता है उसके लिए कुछ दिनों की देरी कोई मायने नहीं रखती,
और मैं शायद तब तक सोता रहूंगा जब तक कि मेरे काम करने का समय न आ जाए। इस भाषण से एन भड़क उठी। अब आप टिटिटी हूचू के पास वापस चले जाए, उसने कहा, क्योंकि नोम राजा पर पहले ही विजय प्राप्त हो चुकी है। लेकिन क्वॉक्स ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा।